नमस्ते और स्वागत है। आज हम विज्ञान की दुनिया के एक कह सकते हैं एक छुपे हुए हीरो की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो शायद इतना छोटा है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, पर इतना शक्तिशाली है कि ये दवाइयों का भविष्य बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं पेप्टाइड्स की। और आज की ये सारी चर्चा एक श्रोता के भेजे गए सवालों पर आधारित है, जो अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के रिश्ते को समझना चाहते हैं, उनके इतिहास और सबसे जरूरी दवा के रूप में उनके भविष्य को। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन इनके बीच की जो कड़ी है पेप्टाइड्स, वो अक्सर छूट जाती है। तो यहीं से शुरू करते हैं, ये तीनों असल में है क्या और एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि यहीं पूरा राज छुपा है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचना। अमीनो एसिड्स वो अलग अलग रंग के सबसे छोटे लेगो ब्लॉक्स हैं। प्रकृति में करीब 20 मुख्य तरह के ये ब्लॉक्स होते हैं। जब आप इनमें से कुछ ब्लॉक्स को, मान लीजिए 5, 10 या 40 ब्लॉक्स को एक सीधी लाइन में जोड़ देते हैं, तो वो छोटी सी चेन पेप्टाइड कहलाती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स सबसे छोटी यूनिट है और पेप्टाइड्स उनकी एक छोटी सी चेन। तो फिर प्रोटीन्स इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? जब यही चेन बहुत लंबी हो जाती है, अक्सर 50 ब्लॉक से ज्यादा, और सिर्फ सीधी नहीं रहती बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक 3D शेप में खुद को फोल्ड कर लेती है, जैसे आपने लेगो से कोई कार या हवाई जहाज बना दिया हो, तब उसे प्रोटीन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है जो इस लेगो एनालॉजी में शायद फिट नहीं होती। ईंटें या लेगो ब्लॉक्स तो बेजान होते हैं, पर हर अमीनो एसिड का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। तय करती है कि वो 3D प्रोटीन की इमारत खुद को कैसे मोड़ेगी और उसका काम क्या होगा। अच्छा, ये बात तो इसे और भी दिलचस्प बना देती है। तो श्रोता ने खास तौर पर पेप्टाइड्स पर फोकस करने को कहा है, जो इन दोनों के बीच में है। एक तरफ हमारे पास छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं और दूसरी तरफ विशाल जटिल प्रोटीन्स। तो ये मिडिल चाइल्ड यानी पेप्टाइड्स दवाइयों की दुनिया में इतने खास क्यों बन गए हैं? क्योंकि वो एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट में आते हैं। देखिए, दवा की दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह की दवाएं होती हैं। एक है छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे एस्पिरिन या पैरासिटामोल, जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये छोटे होते हैं, शरीर में हर जगह आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टारगेटेड नहीं होते हैं। ये एक हथौड़े की तरह हैं, काम करते हैं पर आसपास भी असर छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ है बायोलॉजिक्स, जैसे कि प्रोटीन आधारित दवाएं। ये बहुत बड़े और विशिष्ट होते हैं, एक लेजर की तरह, लेकिन उनका साइज ही उनकी कमजोरी बन जाता है। कैसे? उन्हें बनाना, शरीर में डिलीवर करना और फिर उन्हें स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता है। एक मिनट, अगर पेप्टाइड्स इतने कमाल के हैं, मतलब इन दोनों के बीच का सबसे अच्छा विकल्प, तो हमारी सारी दवाइयां पेप्टाइड्स क्यों नहीं है? जरूर कोई बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, और आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। इनकी दो बड़ी चुनौतियां हैं, स्टेबिलिटी और डिलीवरी। पेप्टाइड्स नाजुक होते हैं, हमारा शरीर उन्हें पचाने वाले एंजाइम से बहुत जल्दी तोड़ देता है। अच्छा। और दूसरा, आप उन्हें गोली की तरह नहीं खा सकते, क्योंकि पेट का एसिड उन्हें प्रोटीन की तरह ही पचा देगा। तो फिर इंजेक्शन ही एकमात्र तरीका बचता है। अक्सर हाँ, इसीलिए उन्हें इंजेक्शन से देना पड़ता है। हम इन चुनौतियों पर बाद में और बात करेंगे, क्योंकि यहीं पर आज सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है। ठीक है, तो इन चुनौतियों के बावजूद उनका वो स्वीट स्पॉट वाला फायदा इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक इस पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो फायदा क्या है? फायदा है प्रिसिजन, यानी सटीकता। वे इतने बड़े होते हैं कि शरीर में एक खास ताले के लिए बनी चाबी की तरह काम कर सकें। वे सिर्फ अपने टारगेट रिसेप्टर से जुड़ते हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो इतने छोटे भी होते हैं कि उन्हें लैब में बनाना और मॉडिफाई करना प्रोटीन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। एक तरह से उनका साइज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती दोनों है। ये समझने के बाद अब श्रोता के अगले सवाल पर आते हैं। पेप्टाइड्स के प्रकार, क्या हम उन्हें उनके आकार से बांटते हैं या उनके काम से? चिकित्सा के लिहाज से उन्हें उनके काम के आधार पर बांटना ही सबसे सही है। और आप शायद हैरान होंगी कि हमारे शरीर में ये कितने अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ पेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो दिमाग में सिग्नल भेजने वाले मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो आप कह रही हैं कि मेरे शरीर में दर्द कम करने वाला एंडोर्फिन और डायबिटीज कंट्रोल करने वाला इंसुलिन दोनों मूल रूप से एक ही तरह की चीज से बने हैं, मतलब अमीनो एसिड्स की चेन से।
ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल, उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन अमीनो एसिड्स का क्रम और लंबाई अलग होने से उनका काम पूरी तरह बदल जाता है। जैसे एंडोर्फिन, वो इतने छोटे होते हैं कि वे न्यूरॉन्स के बीच के छोटे से गैप, जिसे साइनेप्स कहते हैं, उसमें आसानी से तैर सकते हैं। अच्छा। उनका आकार ही उन्हें दिमाग का परफेक्ट मैसेंजर बनाता है। और इनके अलावा कुछ एंटीबायोटिक पेप्टाइड्स भी होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा हैं और बैक्टीरिया की बाहरी परत को फाड़कर उन्हें मारते हैं। वाह। यह विविधता ही दवा बनाने वालों के लिए एक खजाने की तरह है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को खोजने से लेकर जीवन रक्षक दवाओं में बदलने तक का सफर कैसा रहा। ये एक जबरदस्त कहानी है। इसकी शुरुआत होती है 1920s के दशक में। उस समय टाइप 1 डायबिटीज का मतलब था मौत की सजा। फिर फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट नाम के दो वैज्ञानिकों ने कुत्तों के पैंक्रियास से एक पदार्थ निकाला। उन्होंने उसे इंसुलिन नाम दिया। और इसका पहला इस्तेमाल कब और किस पर हुआ? कहानी में एक 14 साल का लड़का है, लियोनार्ड थॉम्सन। साल था 1922। वो डायबिटिक कोमा में टोरंटो के एक अस्पताल में मौत के करीब था। डॉक्टरों के पास कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उसे जानवरों से निकाला हुआ ये नया पेप्टाइड इंजेक्ट किया। और क्या हुआ? 24 घंटे के भीतर उसका ब्लड शुगर खतरनाक स्तर से लगभग सामान्य हो गया। वो इतिहास का पहला व्यक्ति बन गया जिसकी जान इंसुलिन ने बचाई। वाह, ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है। इसने तो दवा की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी होगी। बिल्कुल, ये एक गेम चेंजर था। इसने साबित कर दिया कि पेप्टाइड से बीमारियों का इलाज हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या? ये इंसुलिन गाय और सुअर जैसे जानवरों से निकालना पड़ता था। ये प्रक्रिया महंगी थी, मुश्किल थी और सप्लाई सीमित थी। और शायद एलर्जिक रिएक्शंस का भी खतरा रहता होगा। हाँ बिल्कुल, जानवरों का इंसुलिन इंसान के इंसुलिन से थोड़ा अलग होता था, जिससे कई लोगों को एलर्जी होती थी। ये साफ था कि ये लॉन्ग टर्म समाधान नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिकों के सामने अगला बड़ा लक्ष्य ये था कि जानवरों पर निर्भर रहने के बजाय क्या हम इन्हें लैब में खुद बना सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगला बड़ा मील का पत्थर आया 1953 में, जब विंसेंट डू विग्नॉर्ड ने पहली बार ऑक्सीटोसिन नाम के एक पेप्टाइड हार्मोन को लैब में सफलतापूर्वक बनाया। एक और क्रांति। हाँ, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इसने दरवाजा खोल दिया। अब हम प्रकृति की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हम उसे बना सकते थे। और अगर हम उसे बना सकते थे तो हम उसे बेहतर भी बना सकते थे। और यहीं से आधुनिक पेप्टाइड थेरेपी का युग शुरू होता है, जहां हम सिर्फ प्राकृतिक पेप्टाइड्स नहीं बल्कि उनसे बेहतर, मतलब डिजाइनर पेप्टाइड्स बना सकते हैं। बिल्कुल। आज डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन इस्तेमाल होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इसमें हम बैक्टीरिया या यीस्ट को एक तरह की मिनी फैक्ट्री में बदल देते हैं जो हमारे लिए शुद्ध इंसानी इंसुलिन बनाते हैं। इससे एलर्जी का खतरा खत्म हो गया और सप्लाई की भी कोई सीमा नहीं रही। सही कहा। और अब तो हम ऐसे इंसुलिन बना चुके हैं जो बहुत तेजी से काम करते हैं, या कुछ जो 24 घंटे तक धीरे धीरे काम करते हैं। ये सब सिंथेटिक केमिस्ट्री की वजह से संभव हुआ है। तो हम जानवरों से निकालने से लेकर लैब में बनाने और फिर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करने तक आ पहुंचे हैं। ये हमें सीधे श्रोता के अंतिम और सबसे रोमांचक सवाल पर लाता है। भविष्य क्या है? पेप्टाइड्स का इस्तेमाल आगे कहां-कहां हो सकता है? भविष्य बहुत रोमांचक है और ये टारगेटेड थेरेपी या कह सकते हैं सटीक दवा पर केंद्रित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैंसर के इलाज में दिख रहा है। सोचिए, पारंपरिक कीमोथेरेपी एक कालीन पर बम गिराने जैसा है। मतलब ये दुश्मन को मारता है लेकिन आसपास का सब कुछ तबाह कर देता है, यानी स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए उसके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं। और पेप्टाइड्स इस तरीके को कैसे बदल रहे हैं? अब वैज्ञानिक पेप्टाइड ड्रग कॉन्जुगेट या पीडीसीज बना रहे हैं। ये एक स्नाइपर की गोली की तरह है जिसे एक खास पते पर भेजा गया है। इसमें एक बहुत शक्तिशाली कीमो दवा को एक पेप्टाइड से जोड़ दिया जाता है। अच्छा। ये पेप्टाइड एक तरह का जीपीएस या गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो सिर्फ कैंसर कोशिकाओं पर मौजूद एक खास रिसेप्टर को पहचानता है। तो ये दवा स्वस्थ कोशिकाओं को छोड़ देती है? हाँ, ये पूरे शरीर में घूमती है, स्वस्थ कोशिकाओं को नजरअंदाज करती है और सीधे कैंसर सेल के दरवाजे पर जाकर उसे चिपक जाती है और दवा को अंदर छोड़ देती है। नतीजा? ज्यादा असर और बहुत कम साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल। ये तो सच में दवा देने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। कैंसर के अलावा और कौन सा बड़ा क्षेत्र है जहां पेप्टाइड्स उम्मीद जगा रहे हैं? दूसरा बहुत बड़ा क्षेत्र है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी सुपर बग्स। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां हमारी सबसे अच्छी एंटीबायोटिक्स भी कुछ बैक्टीरिया पर बेअसर हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है।
तो वैज्ञानिक अब एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स या AMPs पर काम कर रहे हैं। ये वही पेप्टाइड्स हैं जो हमारी अपनी इम्यूनिटी में भी पाए जाते हैं। और ये पारंपरिक एंटीबायोटिक्स से अलग कैसे काम करते हैं? पारंपरिक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अंदर किसी खास प्रक्रिया को रोकती हैं, जिसे बैक्टीरिया समय के साथ बदलना सीख लेता है और रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है। लेकिन AMPs का काम करने का तरीका बहुत, कह सकते हैं, क्रूर है। वे एक तरह के मॉलिक्यूलर होल पंचर हैं। होल पंचर? हाँ, वे बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पर हमला करते हैं और उसमें सीधा छेद कर देते हैं, उसे फाड़ देते हैं। इस तरह के शारीरिक हमले के खिलाफ बैक्टीरिया के लिए प्रतिरोध विकसित करना लगभग असंभव है। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। यानी हम प्रकृति के ही एक हथियार को सुपर बग्स के खिलाफ इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और इनके अलावा मेटाबॉलिक बीमारियों जैसे मोटापा, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में भी पेप्टाइड्स पर बहुत गहरा शोध चल रहा है। हर जगह वही सिद्धांत काम कर रहा है, एक ऐसी चाबी बनाना जो सिर्फ बीमारी वाले ताले को ही खोले। ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, वो दो बड़ी चुनौतियां, स्टेबिलिटी और डिलीवरी, वो तो अब भी है। हाँ। इस भविष्य को हकीकत बनाने के लिए हम उन समस्याओं से कैसे निपट रहे हैं? ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये सारा शोध तभी सफल होगा जब हम इन चुनौतियों से पार पालेंगे। स्टेबिलिटी के लिए वैज्ञानिक पेप्टाइड की चेन में कुछ अमीनो एसिड्स को बदल रहे हैं या उनमें ऐसे केमिकल कवच जोड़ रहे हैं जिससे शरीर के एंजाइम उन्हें आसानी से तोड़ ना पाएं। अच्छा, ताकि उनका असर ज्यादा देर तक रहे। बिल्कुल। और डिलीवरी की समस्या यानी इंजेक्शन से छुटकारा पाने के लिए कई नई तकनीकें आ रही हैं। कुछ कंपनियां ऐसी गोलियां बना रही हैं जिनमें पेप्टाइड एक खास कैप्सूल में बंद होता है जो पेट के एसिड से बचकर आंतों में जाकर घुलता है। और इनहेलर या नेजल स्प्रे? हाँ, उस पे भी काम हो रहा है। जिस दिन हमने एक स्थिर पेप्टाइड को गोली के रूप में देना सीख लिया, उस दिन एक और नई क्रांति आएगी। तो हमने श्रोता के सवालों का अनुसरण करते हुए एक शानदार यात्रा की। हमने अमीनो एसिड्स की बुनियाद से शुरुआत की, पेप्टाइड्स के उस स्वीट स्पॉट को समझा जो उन्हें दवा के लिए खास बनाता है, इंसुलिन की उस चमत्कारी कहानी से उनके इतिहास को जाना, और अंत में कैंसर के लिए गाइडेड मिसाइल से लेकर सुपर बग्स के लिए होल पंच तक उनके भविष्य की रोमांचक संभावनाओं पर नजर डाली। शोकर के सवालों ने वाकई इस विषय की परतों को खोलने के लिए एक बेहतरीन रास्ता दिखाया। अमीनो एसिड रूपी ब्लॉक से लेकर पेप्टाइड रूपी चेन और प्रोटीन रूपी जटिल मशीनों तक ये कहानी बायोलॉजी के दिल में है। और एक साधारण से मॉलिक्यूल से लेकर जीवन बदलने वाली दवा तक का ये सफर, ये वैज्ञानिक सोच और हिम्मत का एक शानदार उदाहरण है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर छोड़ जाता है। हमने प्रकृति की नकल करने से शुरुआत की, फिर हमने प्रकृति से बेहतर डिजाइन बनाना सीखा। अगला कदम शायद ऐसे पेप्टाइड्स बनाना हो सकता है जो ऐसे काम करें जिनके बारे में प्रकृति ने कभी सोचा भी नहीं था। जब आपके पास जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अपनी मर्जी से जोड़ने की शक्ति हो, तो आप कौन सी नई जैविक मशीनें बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों का विज्ञान देगा।